4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए। नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली। नई सरकार ने टॉप गियर में काम भी शुरू कर दिया। लेकिन अयोध्या सीट पर बीजेपी की हार पर चर्चा अभी तक खत्म नहीं हुई, क्योंकि भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में बीजेपी की हार की किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसलिए अब भी लोग अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह तलाशने में जुटे। विरोधी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुट गए कि अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों के घर उजाड़ दिए गए और सही मुआवजा नहीं दिया गया, जिसको लेकर कई वीडियो भी वायरल किए गए। इन वीडियोस के जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई कि अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों की दुकानें और घर उजाड़ दिए गए। वायरल वीडियो में लोगों को रोते बिलखते दिखाया गया। आज पाठशाला में अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद वायरल किए गए ऐसे वीडियोस की सच्चाई बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अयोध्या में लोगों को मिले मुआवजे का सच जान लीजिए। मुआवजे पर मचे बवाल के बीच अयोध्या प्रशासन ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें यह बताया गया कि अयोध्या में लोगों को 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं बल्कि 1200 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा बांटा गया। सरकार के मुताबिक अयोध्या में रामपथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण और चौड़ा करने का काम हुआ। इसकी वजह से कई दुकानें और मकान प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उन्होंने 1253 करोड़ रुपए का मुआवजा उनको बांटा जा चुका है। विकास के इन कामों की वजह से अयोध्या में 4616 दुकानदार प्रभावित हुए। इनमें से 4215 दुकानदारों की दुकानें आंशिक तौर पर प्रभावित हुई, जबकि 401 दुकानों को पूरी तरह से हटाया गया, जिनमें से 339 दुकानदारों को दुकानें अलॉट की जा चुकी हैं। इसके अलावा कुछ समय के लिए व्यापार प्रभावित होने के बदले इन दुकानदारों को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा अलग से दिया गया है। इतना ही नहीं, 1845 लोगों के मकानों पर असर पड़ा, जिसके बदले उन्हें 300 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा बांटा जा चुका है। इनमें से 79 परिवारों को दूसरी जगह पर मकान अलॉट किए जा चुका है। इसी तरह एयरपोर्ट के निर्माण की वजह से प्रभावित हुए लोगों का नियमों के मुताबिक पुनर्वास किया गया और उन्हें 952 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। अयोध्या प्रशासन ने घरों को तोड़े जाने और मुआवजा नहीं मिलने को लेकर फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने वाले प्रशासन के इन दावों को भी झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारी टीम मुआवजे की सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची। अयोध्या के उन लोगों को सुनिए जिनकी दुकानें या घर विकास के लिए हो रहे काम की वजह से प्रभावित हुई। फिर आपको उजाड़ने के नाम पर वायरल हो रहे बयानों का सच भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले अयोध्या के लोगों को सुनिए। जहां तक मुआवजे का सवाल है, अगर किसी को मिला भी है मुआवजा, उसके बाद उन्होंने कितना कमाया है उससे? 4 महीने में उन्होंने 10 गुना कमा भी लिया है। मुआवजा एयरपोर्ट पे मिला है, सबको मुआवजा मिला है। अगर मंदिर नहीं बनता, सड़क नहीं टूटती, तो आप कितना पैसा कमा रहे थे? अगर आप व्यापारी है तो इसका आंकलन आप कर लीजिए। ये गलत आरोप है, ये विपक्षियों की चाल है। हम देश की जनता से ये कहना चाहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, और दुनिया के बहकावे में आप मत आइए। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। मुआवजा जो जिस तरह मिलना चाहिए सबको मिला है। बस गड़बड़ी है भाई, अगर तरक्की करनी है और अगर विकास होना है तो टूट फूट तो संभव है, उसमें हम रोक नहीं सकते। लेकिन जैसे नेताजी लोग अपने थे, जिस तरह से पब्लिक को उनका प्रेम मिलना चाहिए था इस हमदर्दी में, वो नहीं मिला। एक ये प्रबल कारण हमको लगता है। बाकी तो वोट हम लोग देवे किए हैं उनको। बदली हुई तस्वीर को देखने के लिए अयोध्या आना पड़ेगा और यहाँ पे जो परिवर्तन, जो अभूतपूर्व काम हुआ है, उसके लिए अयोध्या वासी भाजपा के सदैव ऋणी रहेंगे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अयोध्या को लाके खड़ा कर दिया है। जिसका पेपर था, जिसका भी जितना डेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसको उसका मुआवजा दिया गया है। ठीक है, नाराजगी मेरा भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मतलब यहाँ तक जहाँ आपकी स्कूटी खड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा भी गया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी ठीक है, वोट देने के वक्त थोड़ा सा दुख लगता है। जब मकान टूटा तो तकलीफ होती है, लेकिन उसके बदले में जो चीज़ मिली है उसके लिए वोट हमने भाजपा को ही दिया है। तो आपने सुना, अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की हार की वजह मुआवजा तो कतई नहीं। हाँ, विकास होगा जहां भी होगा भाई। अगर सड़क बन रही है, वहां पर कॉरिडोर बन रहा है, तो उसके लिए जिसका घर होगा, दुकानें होंगी, वो टूट के ही बनेंगी, हवा में तो नहीं बनेंगी। जिसका टूटेगा उसको दुख होगा, लेकिन जिसका टूटा उसको आपने पुनर्स्थापित किया या नहीं, मुआवजा दिया या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। और लोग कह रहे हैं, अयोध्या के लोग कह रहे हैं, यहां भाई मुआवजा मिला है और इतना डेवलपमेंट हुआ है कि जिसको जहां दुकान मिली वहां भी वो 10 गुना कमा रहा है। हालांकि इसके बावजूद विरोधियों ने घर तोड़े जाने और मुआवजा नहीं मिलने को बीजेपी की हार की वजह साबित करने के लिए कई वीडियो वायरल किए।
ऐसे ही एक वीडियो की सच्चाई भी देख लीजिए। तस्वीर में जो महिला दिख रही हैं, उनका एक वीडियो अयोध्या के नतीजे आने के बाद वायरल किया गया, जिसमें इस महिला ने घर उजाड़ने का आरोप लगाया, फूट फूट कर रोती दिखाई दी। लेकिन अब यह महिला खुद वीडियो में लगाए गए आरोपों को झूठा बता रही है। कह रही है कि जिस वक्त वीडियो बनाया गया उस वक्त तो उसका मकान टूटा ही नहीं था। जब मकान तोड़ा गया तो सरकार ने नया मकान भी दिया, मुआवजा भी दिया। आप खुद सुनिए महिला के वायरल वीडियो में क्या है और उस पर खुद महिला अब क्या कह रही है। राम जी के नाम पे तो हो रहा है, राम का नाम, अरे राम का नाम क्या, राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना, राम का नाम। हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए, ये जवाब दीजिए। तो आप लोगों का रोजी रोटी भी नहीं करने दिया? कहाँ रोजी रोटी, यहाँ पे थे तो कमा लेते थे, अब चले जाएंगे दूर, कहाँ आ पाएंगे कमाने के लिए, खाने के लिए, क्या मुश्किल, मुसीबत, ऐसी मुसीबत। हकीकत यह है कि घर तोड़ा जा रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सबको उठा करके फेंक दिया गया है, किसी को कुछ दिया नहीं गया है, क्या ये बात सही है जो आपने वीडियो में कही है? नहीं, उस समय हमारा मकान टूटा नहीं था, वो टूटने वाला रहा। जब सूचना मिली कि ऐसा होगा तो हम परेशान, हर आदमी हो जाता है, और हमारे हस्बैंड भी परेशान चल रहे थे, बीमार आदमी चल रहे थे, अकेले घर में कमाने वाले हैं, इसलिए हम कह दिए कि जाकर के भावास में कि हाँ उखाड़ के फेंका गया, लेकिन फेंका नहीं गया। बाद में हमें सरकार ने वहाँ से विस्थापित करके दूसरी जगह पर ज़मीन भी दिया है, मकान बनाए हैं और मुआवजा भी दिया है। अब जो भी आगे चल रहा है सो ठीक है, और जो अधिकारियों के द्वारा से जो भी सुविधा दी जा रही है उससे भी संतुष्ट है। अच्छा, ऐसी कोई बात मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं है, मुआवजा वगैरह आपको समय से मिला था? हाँ, मिल गया था। सुना आपने, देखा आपने कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाई सब उठा के फेंक दिए, किसी को मुआवजा नहीं मिला। लोग खुद बता रहे हैं कि घर टूटा नहीं था, सुने कि घर टूटेगा तो भावावेश में आ गए, बोल दिए, लेकिन बाद में घर भी मिला, घर भी बना, जमीन मिली, मुआवजा मिला। लेकिन अगर वो नैरेटिव सेट नहीं करते तो अयोध्या के बाहर लोग कैसे भाई मानते, या वहां बाहर लोग जो है उनको कैसे चोट पहुंचानी थी भाई कि भाई देखो बीजेपी क्या कर रही है। देखिए इस देश में क्या चलता है, यह भी देखिए कि अयोध्या में 22 जनवरी को हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के विकास ने किस तरह रफ्तार पकड़ी। राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद से हर रोज करीब 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। हर महीने राम मंदिर में करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ रहा है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर के उद्घाटन के सिर्फ 2 महीने के अंदर अयोध्या की इकोनॉमी 400% तक बढ़ गई। राम मंदिर के आसपास की प्रॉपर्टी के दाम 10 गुना तक बढ़ चुके हैं। ये आंकड़े उन लोगों को जरूर देखने चाहिए जो घर दुकान तोड़े जाने और मुआवजे के फेक नैरेटिव को अयोध्या में बीजेपी की हार की वजह बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है वो जानिए। हार की वजह कुछ तो रही होगी, वो बीजेपी तलाशे, लेकिन पब्लिक परेशान हो गई, मुआवजा नहीं मिला राम की नगरी में, यह सच नहीं, और वो सच हमने आपको बताया। एक तरफ अयोध्या के विकास में रोड़ा अटकाने के लिए विपक्ष मुआवजे को लेकर फेक नैरेटिव सेट करने में जुटा है, दूसरी तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद जिस अयोध्या में पूरी दुनिया की नजर आकर रुकी, उससे आतंकी संगठन भी बौखलाए हुए। अयोध्या आतंकी संगठनों के रडार पर आ चुकी है। कई आतंकी संगठन तो अयोध्या में हमले की गीदड़ बबकी दे चुके हैं। इसलिए मोदी सरकार ने अब अयोध्या को एक अभेद्य किला बनाने का फैसला किया, जिसके लिए अयोध्या में आतंकवाद विरोधी अभियानों में महारत रखने वाली एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हब बनाया जाएगा, और एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो अयोध्या में बनने वाले एनएसजी हब में तैनात होंगे। चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद के बाद एनएसजी का 6ठा रीजनल हब होगा। ये सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में तैनात होने वाली एनएसजी यूनिट के जवान स्पेशलाइज्ड वेपन और एंटी ड्रोन तकनीक से लैस होंगे। अभी अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस और यूपी एसएसएफ मिलकर संभाल रहे हैं। यूपी पुलिस ने पीएससी और पुलिस के जवानों को मिलकर एसएसएफ गठन किया है। यानी साफ है कि भले ही बीजेपी अयोध्या में चुनाव हार गई, लेकिन अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। अयोध्या में एनएसजी हब बनाने के फैसले के साथ ही अब अयोध्या के विकास से जुड़े 125 प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम भी शुरू हो चुका है। यानी नरेंद्र मोदी के लिए जो मैं कहता हूं कि भाई रिजल्ट अपने हिसाब का नहीं आया तो छोड़ दो, त्याग दो, निकल लो कहीं और, वैसा हिसाब नरेंद्र मोदी का है नहीं। लेकिन बीजेपी को हार की वजहें तलाशनी होंगी, और अब यह जिम्मा बीजेपी के नए अध्यक्ष पर होगा, क्योंकि जेपी नड्डा तो अब कैबिनेट में आ गए। तो बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनेगा, क्या खबर है? बीजेपी का नया अध्यक्ष 2029 के लिए माहौल बदल देगा, जज्बात बदल देगा क्या? अब इसका चैप्टर
जब से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंत्री पद की शपथ ली, तब से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कौन। पहले कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान या धर्मेंद्र प्रधान में से किसी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन दोनों नेताओं के मंत्री बनने के बाद यह चर्चा शांत हो गई। अब बीजेपी अध्यक्ष को लेकर 4 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि बीजेपी नए अध्यक्ष को चुनने में आपको कुछ दिन का और इंतजार करना होगा, क्योंकि पीएम मोदी G7 समिट में भाग लेने के लिए 13 जून से 15 जून तक इटली जा रहे हैं। उनके इटली से लौटने के बाद ही इस महीने के अंत तक बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हो सकती है और इस बैठक में सर्वसम्मति से बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जा सकता है। तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जेपी नड्डा संभाल सकते हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। हालांकि इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष भी चुना जा सकता है। वैसे पीएम मोदी के आने के बाद बीजेपी में एक नए तरह का चलन शुरू हो गया है कि अब बीजेपी में फैसले इतने सीक्रेट और चौंकाने वाले होते हैं कि हर कोई चौंक जाता है। मोदी शाह के दौर में यह कहना मुश्किल है कि किसे कौन सा पद मिल सकता है। हालांकि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों की भी सलाह ली जाती है, लेकिन इसमें पार्टी हाईकमान की भूमिका सबसे अहम होती है। इन सबके बावजूद 4 नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा है। इस लिस्ट में पहला नाम विनोद तावड़े का चल रहा है। 61 साल के विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं। इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। विनोद तावड़े बीजेपी संगठन और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इन्हें 30 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। दूसरा नाम चल रहा है बीएल संतोष का। 57 साल के बीएल संतोष कर्नाटक से आते हैं और इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बीएल संतोष आरएसएस के भी करीबी माने जाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष के लिए लिस्ट में एक नाम यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी चल रहा है। ये देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश और ओबीसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी पिछड़ा वर्ग से अध्यक्ष बनाने का विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इस समीकरण में केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल फिट बैठते हैं। इसके अलावा राजस्थान के सुनील बंसल के नाम की भी चर्चा है। 55 साल के सुनील बंसल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके पास 35 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। इसके अलावा पार्टी हाईकमान और संघ दोनों का करीबी उन्हें माना जाता है। अब यह भी समझिए कि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए इन 4 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा क्यों हो रही है। इसमें सबसे पहले बात विनोद तावड़े की कर लेते हैं। इसके लिए विनोद तावड़े का सियासी प्रोफाइल देखिए। विनोद तावड़े को 1995 में पहली बार महाराष्ट्र बीजेपी का महासचिव बनाया गया था। संगठन में इनके कामकाज को देखते हुए 2002 में दोबारा प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतकर विनोद तावड़े देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिक्षा मंत्री बने। विनोद तावड़े हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं। इनके प्रभारी रहते ही हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसके अलावा बिहार के प्रभारी रहने के दौरान जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के पीछे विनोद तावड़े की रणनीति का एक बड़ा रोल माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इन्हें बीजेपी अध्यक्ष बनाने से प्रदेश में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। इसी तरह बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए बीएल संतोष भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। उनकी दावेदारी की वजह क्या मानी जा रही है? दरअसल वो राष्ट्रीय महासचिव संगठन के तौर पर बीजेपी में अध्यक्ष के बाद दूसरे सबसे ताकतवर पद पर है। 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की संख्या 2 करोड़ से 11 करोड़ तक जा पहुंची। इसमें संगठन महासचिव बीएल संतोष की अहम भूमिका रही। दक्षिण भारत के प्रभारी के तौर पर बीजेपी को मजबूत करने की जिम्मेदारी इन्हीं पर रही। कर्नाटक में आरएसएस के हार्डलाइनर प्रचारक रहे हैं। आरएसएस से जुड़े रहने का फायदा इन्हें मिल सकता है। बीएल संतोष को जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन अध्यक्ष बनने के जो नाम चल रहे हैं चर्चा में, अभी नाम कौन होगा ये तो पता नहीं, लेकिन चर्चा में इनका नाम बहुत ऊपर है। अब आपको बीजेपी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया के बारे में भी बता देता हूं। ये एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें बीजेपी हाईकमान से 7 राष्ट्रीय या प्रदेश के संगठन के नेताओं से बात की जाती है। इस पद के लिए संघ की सलाह पर भी विचार किया जाता है। 18 फरवरी 2024 को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ। उसके मुताबिक पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा। इस समय बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जेपी नड्डा, पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष जैसे 10 बड़े नेता शामिल हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय करते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बनाए गए नियमों के मुताबिक होता है। अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी है कि चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा। इसके अलावा प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर कम से कम 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति होनी जरूरी है।
बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस लिहाज से देश के 15 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। बीजेपी में पूरे संगठन को राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय स्तर तक करीब 7 हिस्सों में बांटा गया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बताऊंगा कुवैत अग्निकांड में पीड़ित भारतीयों की मदद के लिए कैसे पीएम मोदी खुद एक्टिव हो गए।